फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सम्पशन फ्रॉम जीएसटी। वो सिर्फ गुड्स के लिए पढ़ाया था। आज मैं आपको सर्विसेज के लिए पढ़ाऊंगा डिटेल में। हो सकता है आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सर्विसेज विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। व्हाट आर द सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर एग्जम्पशंस लिस्ट। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सर्विसेज है सर्विसेज रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। वैसा सर्विसेज जो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो क्या बोलता है उसमें, एन एंटिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। वैसा एंटिटी जो सेक्शन 12AA जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए सेक्शन होता है इनकम टैक्स में, उसमें अगर वो कवर्ड है, उसके थ्रू अगर उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और वो एंटिटी अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन रिलेशन टू चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटीज, तो वो एग्जम्प्ट होगा। सेकेंड, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ मतलब बहुत सारे सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है। क्या पहला क्या है, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। अगर कोई आदमी कोई रिलीजियस सेरेमनी करता है, और पर्सन माने कोई भी हो सकता है, जो पर्सन के डेफिनेशन में है जीएसटी में सभी कोई है, तो अगर कोई रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है तब वो एग्जम्पशन के लिस्ट में आएगा। ठीक है, और भी चीज़ें और मैं बताता हूँ आपको। जो मैं आपको पढ़ा रहा था सेकंड पॉइंट, सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। कोई रिलीजियस सेरेमनी अगर वो कंडक्ट करता है, उस केस में आपका एग्जम्पशन होगा सर्विस। सेकंड, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मींट फॉर जनरल पब्लिक। प्रिसिंक्ट्स मतलब क्या होता है कि आप कोई भी कहीं भी कोई रिलीजियस प्लेस में आप जाते होंगे, देखते होंगे कि कुछ साइड का एरिया हो, कोई बड़ा सा एरिया जहाँ पे भजन कीर्तन हो, या कोई बड़ा सा एरिया जो बहुत स्पेसियस और खाली पड़ा रहता है, या उसको कोई दूसरे यूज़ के लिए लिया जाता है। तो वो सब जो प्लेसेस होगा फॉर जनरल पब्लिक, तो अगर उसको रेंट पे दिया जाता है और वो ओन्ड किसके द्वारा रहता है, या तो मंदिर कमेटी होगा, या एंटिटी होगा जो सेक्शन 12AA में कवर्ड है, या कोई ट्रस्ट होगा जो सेक्शन 1023C4 के थ्रू बनाया हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, या कोई बॉडी होगा जो कवर्ड होगा 1023BBA के थ्रू, और वो होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर ये तीनों होता है और रेंटिंग अगर होता है, तो वो रेंटिंग एग्जम्प्ट होगा। कौन सा, क्या चीज़ का, रिलीजियस प्लेस का जो जगह है, प्रिसिंक्ट्स है, वो प्रिसिंक्ट्स जो है, प्रिसिंक्ट्स मतलब जो पूरा एरिया होता है, कोई भी एरिया अगर ले लीजिए रिलीजियस प्लेस का, अगर वो रेंटिंग में देता है तब वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अभी जो आपको सेकंड एंट्री बताया था, एंट्री बी, जिसमें कि एग्जम्पशन दिया हुआ था फॉर रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, वो एग्जम्पशन इसमें अप्लाई नहीं होगा। वो क्या क्या चीज़ है, अगर आपका रूम रेंट चार्जेस 1000 रुपये से ज़्यादा होता है कहीं भी, तब उसमें आपका सर्विसेज एग्जाम नहीं होगा। रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया और द लाइक, वेयर चार्जेस आर 10,000 और मोर पर मंथ। अगर वो प्रीमिसेस, कम्युनिटी हॉल और ओपन एरिया अगर आप 10,000 या उससे ज़्यादा अगर होता है उस रिलीजियस प्लेस में, तब ये आपका एग्जाम्शन नहीं होगा। 10,000 से कम है तब एग्जाम्शन मिलेगा। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और द अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स, अगर उस प्लेस में, रिलीजियस प्लेस में अगर कोई शॉप है, एस्टेब्लिशमेंट है, या कोई बिजनेस है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, और उसका चार्जेस जो रेंट चार्जेस हुआ या कलेक्शन चार्जेस हुआ उसका, अगर वो 10,000 से ज़्यादा होता है पर मंथ, तो वो आपका एग्जम्पशन नहीं होगा। इन सब के ऊपर में टैक्स लगेगा। तो ये था एक्सेप्शन टू एंट्री नंबर बी, जो आपको एग्जम्पशन बताया था रेंटिंग के ऊपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्विसेज अंडर रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट पार्ट है सर्विसेज बाय ए स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन in respect of a religious pilgrimage facilitated by government of India under bilateral agreement। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफाइड कमिटी कोई दूसरे कंट्री जाता है या दूसरे जगह जाता है फॉर रिलीजियस पिलग्रिमेज, मतलब फॉर रिलीजियस पर्पस, तब, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फैसिलिटेटेड रहेगा और अंडर बायलेटरल एग्रीमेंट रहेगा। अब इसका एग्जांपल तो आप समझ ही गए होंगे इतना समझाने पर। मक्का हो गया, जैसे मक्का लोग जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लोग जाते हैं। अब तो क्या है कि इंडिया से रास्ता बन गया, तो लोग इंडिया से ही डायरेक्ट चले जाते हैं। जो पहले क्या है, पहले वो तिब्बत और चाइना होते हुए क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो बायलेटरल एग्रीमेंट होता था। तो बायलेटरल एग्रीमेंट होने से ये सर्विसेज एग्जम्प्टेड है। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज। तो
ट्रेनिंग और कोचिंग अगर आप देते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या होता है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कोई भी एक्टिविटी जिसको करने में, जो आप करने में सक्षम है, वो सारा चीज़ रिक्रिएशनल एक्टिविटी में होता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का डेफिनेशन बहुत वाइड है, लेकिन आपका जो एग्जम्पशन में कवर है वो सिर्फ 3 चीज़ कवर है, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स। इन तीनों के अंदर में जो भी चीज़ होगा वो सब इसके अंदर में कवर्ड होगा। जैसे आर्ट्स में आपको क्या क्या बोल सकते हैं, पेंटिंग हो गया, कल्चर में आपका डांस हो गया, तो ये सारा चीज़ जो हो गया ये आपका आर्ट्स कल्चर में होगा। स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स होगा भाई, चैरिटेबल एक्टिविटी एंटिटीज, अगर वो चैरिटेबल एंटिटी कोई स्पोर्ट्स करवाता है या कोई ट्रेनिंग करवाता है स्पोर्ट्स के पर्पस के लिए, जो इनकम टैक्स के 2A में रजिस्टर्ड है, तो वैसे केसेस में वो सर्विसेज एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अभी हम लोग अब समझते हैं कि चैरिटेबल एंटिटी मतलब होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में आपको बताना था होता क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ का मतलब। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ मतलब होता है एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू या एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू, किससे? पहला है आपका पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ आपका होना चाहिए। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, बाय वे ऑफ कैसे? केयर और काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग करते हैं किसी का या किसी का केयर करते हैं बाय वे ऑफ मेंटल और फिजिकल डिसेबल पर्सन, किसी को सीवियर मेंटल प्रॉब्लम है या कोई डिसेबल पर्सन है या फिजिकली डिसेबल पर्सन है, अगर आप उसका काउंसलिंग करते हैं या आप उसका केयर करते हैं तब वो एग्जम्प्ट होगा। सेकंड केस, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है HIV और एड्स से, अगर आप उसका हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उस केसेस में। थर्ड इज, अगर कोई पर्सन एडिक्टेड टू ड्रग्स या अल्कोहलिक लीकर से अगर वो एडिक्टेड है, अगर आप उसकी काउंसलिंग करते हैं तब वो एग्जम्प्टेड रहेगा और वो पब्लिक हेल्थ में आ जाएगा। सेकेंड है पब्लिक अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, मतलब कोई अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है या कोई फैल रखी है बीमारी या कुछ कोई भी दूसरी बीमारी हो जिसके बारे में आप उसको गाइड करें कि हाँ आप इससे बच के रहिए, तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए आप जो उसको अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, और फैमिली प्लानिंग के लिए, ये 2 चीज़ के लिए अगर आप क्रिएट करते हैं अवेयरनेस, तब वो चैरिटेबल एक्टिविटी में फॉल करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, योगा और स्पिरिचुअलिटी। अगर कोई एक्टिविटी वैसा करते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन के लिए, रिलीजन को बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, योगा के लिए, ये सब जो योगा कोई ऑर्गेनाइज करता है, कोई योगा कैंप ऑर्गेनाइज करता है, कोई स्पिरिचुअलिटी भजन कीर्तन ये सब कोई अगर ऑर्गेनाइज करता है, वो सब चीज़ वो क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। सेकेंड है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट। अगर आप किसी को स्किल डेवलपमेंट करते हैं या किसी का एजुकेशन देते हैं किसी को, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। किस किस को? जैसे ऑर्फेंड या होमलेस या एबंडेंट चिल्ड्रन। अगर कोई होमलेस चाइल्ड है, अगर कोई ऑर्फेंड है, अगर आप उन लोगों को शिक्षा देते हैं या उन लोगों को एजुकेट करते हैं, उन लोगों को गाइडेंस करते हैं, तो वो एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम में आएगा और वो एग्जम्प्टेड होगा। सेकंड क्या है? फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड पर्सन। अगर किसी के साथ में बहुत अब्यूजमेंट हुआ है और अब्यूज हुआ है और वो फिजिकली मेंटली से फिट नहीं है, अगर आप उसको फिट करने का कोशिश करते हैं और आप उसको वो चीज़ सिखाते हैं थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ को आप उसको सिखाते हैं थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम, थ्रू स्किल्स, उन लोग स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। थर्ड इज प्रिजनर। अगर आप प्रिजनर को कोई स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं, कुछ नया चीज़ सिखाते हैं, कुछ अच्छा चीज़ सिखाते हैं फॉर देयर एजुकेशनल पर्पसेस, तो वो एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट इज पर्सन ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई 65 ईयर्स से ज़्यादा का है, 65 साल से ऊपर का है, मतलब बुजुर्ग पर्सन हो गए, तो और वो रूरल एरिया में रहने चाहिए और वो रूरल एरिया में रहते हैं, तब वो एग्जम्पशन होगा। अगर कोई 65 ईयर्स का पर्सन को अगर आप कोई एजुकेशन या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो अर्बन एरिया में रहता है, सपोज ये कोलकाता में, बेंगलोर में, दिल्ली, मुंबई, ये सब अर्बन एरिया हो गया, अगर वो वहाँ पे कोई रहता है, अगर आप उसको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल सर्विसेज वगैरह या एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट, तब वो एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर सेट्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आप वाटर का प्रिजर्वेशन करते हैं, अगर आप फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का अगर आप प्रिजर्वेशन करते हैं, तो उस एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर में आएगा। और वो चैरिटेबल पर्पसेस जो होगा, जो एंटिटी होगा जो चैरिटेबल एक्टिविटी करेगा, वो आपको याद रखना, वो चैप्टर 2 सेक्शन 12AA के अंदर में कवर्ड होना चाहिए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो नहीं होगा
तब ये एग्जामिशन नहीं मिलेगा। वो बेसिक क्राइटेरिया है फॉर दैट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एंटिटी जिसको कवर्ड होना है उसमें। ठीक है, तो ये आपका 4 पॉइंट हुआ। तो पहला आपका क्या क्या पॉइंट था? सबसे पहले था पब्लिक हेल्थ, सेकंड था एडवांसमेंट ऑफ योगा, थर्ड था आपका एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल आपको ट्रेनिंग दिया जाए, गाइडेंस दिया जाए, और फोर्थ आपका क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये 4 चीज आपका मिल करके चैरिटेबल एक्टिविटी बनेगा। ठीक है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पशन ऑफ सर्विसेज की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे फर्स्ट चीज मुझे बताना था, जो मैं नहीं बताया था, अभी आपको बताता हूँ। ये जो एग्जाम्पशंस है सर्विसेज की, वो सारी सर्विसेज की एग्जाम्पशंस कवर्ड है थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इसी नोटिफिकेशन के थ्रू ये एग्जाम्पशंस का लिस्ट आया है, डेटेड 28/6/2017। ये 12/2017 ही नोटिफिकेशन है जो सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया। गुड्स का नोटिफिकेशन अलग है, 1 नंबर है गुड्स के लिए, 1/2017। ये गुड्स का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, ये सर्विसेज का है 12/2017। अब सेकंड टॉपिक अपने क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट अपने चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, सेकंड है अपना एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। अगर कोई एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज रहता है वो एग्जाम्प्ट होगा। क्या क्या? सर्विसेज बाय वे ऑफ क्या क्या? लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। यहाँ खाली राइस के लिए बोला है, तो हम लोग को सिर्फ ये मान के चल रहा है अभी कि ये लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये राइस के लिए एग्जाम्पशन है, हर चीज एग्जाम्पशन हो गया। ठीक है। सेकंड है वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो वो उसका वेयर हाउसिंग या स्टोरेज एग्जाम्प्ट होगा। थर्ड है स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ फूड्स का आता है। इसमें मैंने सारा चीज कवर कर लिया है जो जो एग्जाम्पशन के लिस्ट में दिया हुआ था, पूरा ही चीज यहाँ नोट डाउन कर लिया। क्या क्या चीजें पढ़ के सुनाता हूँ। स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपड़ा, शुगर केन, जेगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स, वेजिटेबल के फाइबर्स क्या क्या? कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा, ये सब रॉ वेजिटेबल के फाइबर हुए। नेक्स्ट है इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बिटल लीव्स, टेंडू लीव्स, कॉफी, टी, ये सारे लीव्स वगैरह हो गए। ये जो भी इसका स्टोरेज होगा ये सब एग्जाम्पशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर आप फ्यूमिगेशन करते हैं वेयर हाउस में, कौन से वेयर हाउस में? जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आपका हो। फ्यूमिगेशन माने आप डिसइंफेक्टेंट करते हैं, आप साफ सफाई करते हैं। अगर वो सब आप करेंगे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस में ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट क्या है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। अगर आप कल्टीवेशन करते हैं प्लांट का और रियरिंग ऑफ सारे एनिमल्स का करते हैं एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, तभी आपका एग्जाम्प्ट होगा। फाइबर, रॉ मटेरियल्स बाय वे ऑफ, क्या क्या चीज का सर्विसेज करने से आपका एग्जाम्प्ट होगा। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर आप कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्लांट टेस्टिंग, थ्रेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, अगर आप ये सब चीज करते हैं तो ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज में सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। अगर आप फार्म लेबर का सप्लाई करते हैं तब वो एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट है प्रोसेसेस कैरीड आउट एट एग्रीकल्चरल फार्म। अगर कोई प्रोसेस आप एग्रीकल्चरल फार्म में कैरी करते हैं, क्योंकि आपके फार्म में बहुत सारा प्रोसेस करना होता है एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उगाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो वो सब प्रोसेस जो होगा वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। क्या क्या प्रोसेस होता है? इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, और भी बहुत सारे होते हैं। और लाइक ऑपरेशंस, इस टाइप के जो भी ऑपरेशंस होते हैं फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, which do not alter essential characteristics of agricultural produce, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बदले बट मेक्स इट ओनली मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, उसको सिर्फ मार्केटेबल कंडीशन में उसको बना दे, तब वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। जैसे पैडी से धान निकलता है, आप पैडी को सफाई करके उसको गेहूँ बना करके आप उसको बोरा में डाल करके उसको सप्लाई करते हैं प्राइमरी मार्केट में, तो वो सब क्या हो गया? वो सब एक प्रोसेस हो गया। उसको बहुत सफाई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, पैडी को पहले अलग करना पड़ता है, एक दूसरे से उसको सॉर्टिंग करना पड़ता है, अच्छा वैरायटी का कौन सा, खराब वैरायटी का कौन सा है, उस हिसाब से उसको कटिंग करना पड़ता है, प्रूनिंग। तो ये सब जो भी प्रोसेसेस होते हैं एग्रीकल्चरल फार्म में से रिलेटेड, अगर वो सिर्फ आपके मार्केटेबल कंडीशन के लिए है
और प्राइमरी मार्केट में सेल करने के लिए, और उसका अगर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलता तभी एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट ए स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। अगर कोई रेंटिंग या लीजिंग करते हैं आप एग्रो मशीनरी का, जो एग्रीकल्चरल लिए यूज होता है मशीन, उसका अगर आप रेंटिंग या लीजिंग करते हैं, या वैकेंट लैंड का विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। अगर आप वैकेंट लैंड का भी अगर आप रेंटिंग या लीजिंग करते हैं कोई स्ट्रक्चर के साथ या विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज, उसका यूज के साथ में कोई एग्रीकल्चर में यूज हो या उससे रिलेटेड कोई आपका स्ट्रक्चर बना हुआ हो जो आपके मशीनरी के काम में आएगा, वैसा कुछ आप प्लेस को रेंटिंग या लीजिंग करते हैं, वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग, ये सारा चीज आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का कवर्ड है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आपको वही चीज होगा सेम जो आपको बताया था, प्रूनिंग कटिंग वो सारा चीज जो भी होगा आपका, जो आपको आपके प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाए फॉर द प्राइमरी मार्केट, और उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है। थर्ड है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब होता है कि अगर आपका ट्रेनिंग दिया जाए, अगर आपको फार्मर्स लोग को या जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शंस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर उनको ट्रेनिंग दिया जाए ठीक से इन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या उनको एग्रीकल्चर में किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या उनको कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ डालना है करना है जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े, कैसे उनको आगे मार्केट में सेल करना है, कॉल सेंटर बैठाना है, खादी जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है उनसे जुड़ना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है, कुछ भी करना हो, इसके लिए जो भी सर्विसेज का रिक्वायरमेंट, अगर ये सब सर्विसेज दिया जाता है ये एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज में कवर्ड होगा और ये एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस। हॉर्सेस को छोड़कर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक एग्जम्पशन है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एपीएमसी। ये एपीएमसी जो होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या बोर्ड, ये क्या करता है, ये या कमीशन एजेंट सेल और परचेज में हेल्प करता है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन कैसे हेल्प करता है किसान को? जैसे कोई एरिया है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, वहाँ पे लाइट लगवा दिया, थोड़ा टेंट बनवा दिया, बैठने का जगह व्यवस्था कर दिया, सेल के लिए प्रोसेस कर दिया, कस्टमर्स को लेकर के आ रहा है। अगर वैसा कुछ होता है आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर और बिकने में मदद करता है सेल और परचेज में, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का जो सर्विसेज होता है वो सब एग्जम्प्टेड होगा, या बोर्ड हो या कोई कमिटी हो या कमीशन एजेंट, ये सब का एग्जम्पशन होगा। नेक्स्ट है सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेम, अगर आप उसको वेयर हाउस को साफ सफाई करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं, तब वो आपका एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट है कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रियरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स एक्सेप्ट हॉर्स। सेम चीज़ है, अगर आप कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन कैरी करते हैं जैसे जॉब वर्क वगैरह हुआ इन रिलेशन टू कल्टीवेशन, सेम चीज़ है, आपका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, खाली उसको मार्केटेबल बनाना है फॉर प्राइमरी मार्केट के लिए, और वो प्रोसेस जॉब वर्क होना चाहिए। आप किसी को दिए कि ये काम करके दो ऐसे, वो क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस हो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है मिलिंग चार्जेस, मिलिंग कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। पैडी होता है उसको राइस में कन्वर्ट करते हैं, मिलिंग करके मिल करते हैं, उसके बाद में उसको साफ सफाई करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, सब कुछ करने के बाद में उसको मिलिंग करते हैं, मिलिंग करके उसको राइस बनाते हैं, राइस करके उसको अलग करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो आपका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है, क्योंकि वो पहले पैडी था, अब वो राइस बन गया है, अब वो बिकने लगा। पहले वो पैडी की तरह बिकता, अब वो राइस की तरह बिकेगा, तो दोनों का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने की वजह से वो जॉब वर्क के अंडर में नहीं आएगा, जॉब वर्क के अंडर में नहीं आएगा तो वो एग्जम्पशन में कवर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कस्टम मिलिंग ऑफ राइस जो होगा वो आपका एग्जम्पशन में नहीं आएगा, उसके ऊपर में टैक्स लगेगा। लेकिन ये अगर कोई दूसरा प्रोसेस होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन जॉब वर्क का, जिसके थ्रू आपका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होगा, खाली वो मार्केटेबल बनेगा, वैसा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आप समझ गए थे, कॉफी टी और भी बहुत सारी चीज़ आपको बताया था, वो सारा चीज़ आपका एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज से का एग्जम्पशंस का लेकर के ये टॉपिक यही कंप्लीट हो गया। और भी सर्विसेज का एग्जम्पशंस है, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप क्वेरी मुझे पोस्ट कर सकते हैं यूट्यूब में, मैं आपको समझा दूंगा सारा चीज़। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी यूट्यूब में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सर्विसेज कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।
बाय बाय, टेक केयर।